तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो बिट्स हैं जिनका मास m है और उनके पास अनलाइक चार्ज है Q1 एंड Q2, जो कि एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल नॉन कंडक्टिंग रॉड पे है जो राइट एंगल पे बना हुआ है। इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे और उनके बीच का सेपरेशन d एंड 2d था, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है हमें। और पूछा गया है कि जब एक बिट इस कॉर्नर पे पहुंच जाएगा तो दूसरा बिट कहाँ होगा। तो अगर इनके बीच के हम फोर्स को देखें तो किसी भी टाइम पे इन पे इक्वल फोर्स लग रहा होगा और अपोजिट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो इस पे कुछ देखें तो एफ ही होगा। और अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। तो A1 को एक्सकलरेट कराने के लिए जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वो है एफ ई कॉस थीटा, और इसको Q2 को एक्सकलेट कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एफ ई कॉस 90 माइनस थीटा। तो जो 1 वाले का एक्सकलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ ई कॉस थीटा अपॉन एम, और 2 वाले का जो एक्सकलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ ई कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन एम, दैट इज एफ ई साइन थीटा अपॉन एम। अब अगर A1 और A2 का रेशियो निकाल लेते हैं एक बार, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर ऐसा सोचे कि टी टाइम में क्या वेलोसिटी रही होगी या टी टाइम के बाद क्या वेलोसिटी रही होगी, तो थोड़ा सा टी टाइम में अगर हम देखें तो ये पार्टिकल थोड़ा आगे निकल चुका होगा और ये पार्टिकल कुछ इधर आगे निकल चुका होगा। इसको dx बोल लेते हैं और इसको dy बोल देते हैं। तो जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी किसी भी dt टाइम के बाद v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a1 इंटू dt, और हमारा इनिशियली जीरो था तो ये जीरो a1 dt, तो v1 इक्वल्स टू a1 dt। और वैसे ही अगर हम v2 की बात करें तो इसका भी इनिशियली जीरो है, इसका a2 और ये dt, तो dt टाइम के बाद ये हो जाएगा a2 dt। अब अगर देखें तो किसी भी dt टाइम के बाद जो वेलोसिटी का रेशियो आएगा वो v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 ही आएगा, क्योंकि dt वाला तो दोनों मैंने बराबर लिया हुआ था। ये अगेन आ जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हर टी टाइम के बाद इनका जो वेलोसिटी का रेशियो होगा वो सेम होगा। मतलब जब ये पार्टिकल्स यहाँ कहीं पहुँचे होंगे और ये कहीं इधर पहुँचा होगा तो इनके जो वेलोसिटी का रेशियो बना होगा वो अभी भी क्या होगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और साथ ही एक्सेलरेशन का रेशियो भी cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसी भी जनरल पॉइंट से अगर ये dx आगे गया और ये लेट से dy आगे गया तो कितना टाइम लगा। तो अगर मैं ऐसा लूँ तो मैं लिख पाऊँगा dx इक्वल्स टू u1 कुछ टाइम dt प्लस हाफ a1 t1 का स्क्वायर, और dy इक्वल्स टू u2 इसको t2 लेना चाहते हैं हम, इसको t1 लेना चाहते हैं और इसका टाइम लेना चाहते हैं t2 ताकि हम कंपेयर कर पाए, हाफ a2 t2 का स्क्वायर। तो dy अपॉन dx या फिर dx अपॉन dy जो सही लगे, u2 t2 प्लस हाफ a1 t2 का स्क्वायर अपॉन u1 t1 प्लस हाफ a1 t1 का स्क्वायर आएगा। अब ये dy और dx कितना रहा होगा, तो जो भी r सेपरेशन कम हुई होगी इनके बीच में, जैसे यहाँ पे आके एक सेपरेशन बन गई होगी, तो जो भी r, जैसे r था तो अब ये r माइनस डी आर हो गया होगा, उसी के कंपोनेंट्स रहे होंगे ये, तो ये रहा होगा कुछ ऐसा। ये जो r या डी आर अपना कम हुआ उसमें ये डी आर रहा होगा, ये डी एक्स रहा होगा और ये डी वाई रहा होगा, तो और ये वाला थीटा रहा होगा। तो जो अपना डी वाई अपॉन डी एक्स रहा होगा वो रहा होगा टेन थीटा, दैट इज साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। तो एक तो ये बात समझ में आ रही है, तो यहाँ रखना शुरू करें अगर, तो ये बन जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। U2 को मैं लिख सकता हूँ इसका यूज करके, मैं VT को टर्म में है बट U2 के टर्म में ले जा रहा हूँ क्योंकि मैं इनिशियल ले रहा हूँ, V1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सिमिलरली मैं A2 को लिख सकता हूँ A1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा, अब U2 को पुट करते हैं, ये U1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू T2 प्लस हाफ A1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू T2 का स्क्वायर। और नीचे अपना बचा हुआ है स्टिल U1 T1 प्लस हाफ A1 T1 का स्क्वायर। अगर देखेंगे तो दोनों साइड से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉमन होके कैंसल हो जाएगा और आएगा U1 T1 प्लस हाफ A1 T1 का स्क्वायर इक्वल्स टू U2 T2 अपॉन हाफ A1, सॉरी ये वाला 1 है, T2 का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब T1 इक्वल्स टू T2 हो। मतलब 1 वाले को ये जो dx डिस्टेंस है चलने में जो टाइम लगा, उसके कंपैरिजन में 2 वाला जो dy चला उसमें भी उसको सेम ही टाइम लगा। मतलब यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन में अगर पूरा dx देखे तो कंप्लीट तो इसको dx मिला के चलना होगा 2d और इसको चलना होगा d। तो इसको 2d चलने में जो टाइम लगा होगा वही टाइम इसको d चलने में लगा होगा और दोनों पार्टिकल्स एक ही साथ इस कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे।